Hello friends, welcome back to The Good Life. Today we are going to solve some maths question from previous year CTET examinations. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Question 1. A number becomes double if it is increased by 8. What is the number? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक नंबर डबल हो जाता है अगर उसमें 8 ऐड कर दिया जाए तो वह नंबर कौन सा है. सपोज करते हैं कि वह नंबर x है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर x में 8 ऐड कर दें तो वह दोगुना हो जाता है, कुछ इस तरह. नंबर हमने माना है x, उसमें 8 ऐड किया तो कितना हो जाता है वह दोगुना, यानी 2 टाइम्स x. तो इक्वेशन बनी x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x. अगर क्वेश्चन में दोगुना की जगह 3 गुना होने की बात कहता तो क्या इक्वेशन बनती? x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x. क्या ये सही है? आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए. अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा नंबर है. x 2x की साइड में जाएगा तो 2x माइनस एच इज इक्वल टू 8. अब इधर बचा x की वैल्यू निकली 8. सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? 8. अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं. 8 में 8 ऐड कीजिए तो कितना हो जाता है? 16, मतलब दोगुना हो जाता है, राइट. तो आंसर हमारा करेक्ट है. वैसे यह बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको इतनी इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर दोगुना हो जाता है अगर उसमें 8 ऐड कर दिया जाए तो. अब आप सोचिए कोई चीज़ दोगुनी कब होती है? जब उसमें सेम क्वांटिटी ऐड हो जाती है. तो आपने 8 ऐड किया, 8 में 8 ऐड करेंगे तभी दोगुना होगा वो, तो आंसर तो 8 ही होगा, राइट. अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर. 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर, 0.1 मीटर. यानी इस क्वेश्चन में हमें मिलीमीटर का सेंटीमीटर और मीटर से रिलेशन देखना है. मिलीमीटर किसी भी लेंथ को मेज़र करने की एक यूनिट है. जैसे किलोमीटर और मीटर से हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं दो लोकेशंस या सिटीज़ के बीच में. अगर हमें एक विजुअल स्केल पर मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर को प्लॉट करें तो कुछ इस तरह दिखेगा. आपने स्कूल में रूलर तो यूज़ किया ही होगा. एज्यूम करते हैं कि यह लेंथ 1 मीटर है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. इस रूलर में 20 सेंटीमीटर्स तक ही काउंट है. स्केल में हर सेंटीमीटर की डिजिट 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इस हर एक पार्ट को 1 मिलीमीटर कहते हैं. तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 10 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर हुआ 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, मतलब 1/10 या 0.1 सेंटीमीटर के बराबर. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2 विच इज़ 0.1 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर हमें मिलीमीटर और मीटर में रिलेशन निकालना है तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर. तो 1 मीटर में हुए 100 इंटू 10, मतलब 1000 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 मिलीमीटर हुआ 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, यानी कि 1/1000 विच इज़ इक्वल टू 0.001 मीटर, राइट. रियल लाइफ में अगर हम इन मेजरिंग यूनिट्स को देखें तो एक ग्रोन अप एडल्ट की हाइट 1.5 से 2 मीटर के बीच में होती है. 1 सेंटीमीटर एक पेंसिल की विड्थ के बराबर होता है और 1 मिलीमीटर एक पेपर की थिकनेस के बराबर होता है. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन 3. अ ब्लैंक स्पेस इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन. आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, सर्कल. हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा हमेशा ही रेगुलर पॉलीगन होता है. पहले यह जान लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है. किसी भी शेप को रेगुलर पॉलीगन होने के लिए 3 कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी. नंबर 1, रेगुलर पॉलीगन क्लोज शेप में होता है विथ स्ट्रेट साइड्स, मतलब सीधी लाइंस. सभी साइड्स उसकी इक्वल लेंथ की होनी चाहिए और सभी इंटरनल एंगल्स बराबर होने चाहिए. अब एक एक करके इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं. सबसे पहले 4th ऑप्शन को देखते हैं. एक सर्कल कभी भी पॉलीगन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्ट्रेट साइड्स नहीं होती. सर्कल तो सर्कुलर होता है, राइट, गोल, तो सीधी लाइन तो होती नहीं है. सो दिस इज आउट. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्लोज शेप में होता है. इसमें स्ट्रेट साइड्स तो होती हैं पर इसमें बस 2 साइड्स ही इक्वल होती हैं, तीनों नहीं. तो ये भी पॉलीगन नहीं हुआ, तो दिस इज आउट. सिमिलरली पेंटागन भी क्लोज शेप में होता है पर एक रेगुलर पेंटागन में ही सारी साइड्स और इंटरनल एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन नॉर्मल पेंटागन में सारी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे ऐसा हम कह नहीं सकते, इसलिए यह भी आउट. अब बचा है स्क्वायर. यही ठीक होना चाहिए. स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन की तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है. क्लोज शेप होती है, इसमें सारी की सारी साइड्स स्ट्रेट होती हैं,
सारी साइड इक्वल भी होती है और सारे इंटरनल एंगल्स भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के बराबर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 4। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ईदर 60 या तो 90, 180 या फिर 360। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के सारे इंटरनल एंगल्स का सम कितना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं अगर आपको ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो, जो कि यह है। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और ये क्लोज शेप में होता है। कोई भी 2 साइड्स की लेंथ को अगर जोड़ें तो वह थर्ड साइड की लेंथ से बड़ी होती है। इसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम भी कहते हैं। ट्राइंगल कई टाइप्स के हो सकते हैं एज पर लेंथ। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हों तो उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। अगर सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हो तो उसे आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। और अगर ट्राइंगल की कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर ना हो तो उसे स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। पर ट्राइंगल के सभी इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है, चाहे ट्राइंगल कितना भी बड़ा हो या छोटा या किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो। इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 180 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। Which of the following is are related to early number concept formation? क्वेश्चन पूछ रहा है कि A, B और C में से कौन सा अर्ली नंबर कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है या उससे रिलेटेड है। तो तीनों कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके देखते हैं कि वो अर्ली नंबर सिस्टम से रिलेवेंट हैं या नहीं। सबसे पहले C को देखते हैं, बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन यानी आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग एक्सेप्ट। ये फंडामेंटल कंसेप्ट तो है मैथमेटिक्स में, बट ये आते हैं अर्ली नंबर कंसेप्ट के थोड़ा बाद। तो ये ऑप्शन तो आउट। जिस भी ऑप्शन में बेसिक ऑपरेशन है वह गलत है, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर अब हो सकते हैं। तो आपके 50% चांस तो हैं राइट होने के। अब आते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पर। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स एक ग्रुप के ऑब्जेक्ट को दूसरे ग्रुप के ऑब्जेक्ट के साथ पेयर करना, इंश्योरिंग कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा बार पेयर ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस हैं तो आप हर एक एप्पल को हर एक ऑरेंज के साथ मैच करते हैं। अब इसका अर्ली नंबर कंसेप्ट फॉर्मेशन से क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एक बच्चे को यह समझने में हेल्प करता है कि हर एक नंबर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखकर पॉइंट आउट करते हुए नंबर काउंट कर रहे होते हैं, वह 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ही स्टैब्लिश कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उस नंबर सिंबल को रिस्पेक्टिव क्वांटिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, जिसे नंबर रिकॉग्निशन कहते हैं। यह बहुत सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है नंबर्स को पहचानने में और नंबर्स को समझने में। सो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का यह ऑप्शन तो अर्ली नंबर कंसेप्ट के लिए काफ़ी रिलेवेंट है, राइट। अब बात करते हैं हायरार्किकल इंक्लूजन की। हायरार्किकल इंक्लूजन क्लोजली सेट्स और सबसेट्स के आइडिया से रिलेटेड है। हायरार्किकल इंक्लूजन मीन्स यह कि हर बड़े नंबर के अंदर उससे पहले आए हुए छोटे नंबर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते या उसके सबसेट्स हैं। जैसे 2 के सेट के अंदर 1 ऑलरेडी है, 3 के सेट के अंदर 2 ऑलरेडी है, 5 के सेट के अंदर 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक हायरार्की सी बन रही है। इस तरह एक स्टूडेंट 2 सेट्स के अंदर रिलेशनशिप देख पाता है। अर्ली नंबर्स यानी कि छोटे नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हायरार्किकल इंक्लूजन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बच्चों को नंबर्स की सीरीज को समझने में मदद मिलती है। छोटे नंबर से शुरू करके बच्चों को सेट समझाना और फिर उस सेट को दूसरे सेट्स में इंक्लूड करना सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर 3 के सेट को 5 के सेट में दिखाया गया है। इससे बच्चों को 3 और 5 के बीच में रिलेशन मालूम होता है और फाइनली इससे बच्चों का नंबर सेंस भी इम्प्रूव होता है। सो ऑप्शन ए भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 3 ए एंड बी। सो फ्रेंड, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे जाने से पहले आप अपना फीडबैक जरूर दें। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।